सामाजिक विषय कक्षा 7 में अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं पृथ्वी का बदलता स्वरूप और प्रक्रिया। पृथ्वी का बदलता स्वरूप और प्रक्रिया, ये आपके चैप्टर का नाम है। बच्चों, आपने अभी तक इसमें पढ़ा पृथ्वी का परिवर्तन, पृथ्वी पर परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों, पृथ्वी पे परिवर्तन जो है वह पृथ्वी की आंतरिक शक्ति व शक्ति के कारण हुआ। आंतरिक शक्ति आप जानते हैं, आपका रेखा को जानती हूँ और पटेल नगर ये पृथ्वी की आंतरिक और व शक्ति के कारण ही पृथ्वी में परिवर्तन हुआ। इनकी एक बेटी है श्वेता नाम, हम जानते हैं। आपने पढ़ा है अभी तक अनाच्छादन के कारक, मेरी बुआ है जिसमें समुद्री लहरें हैं, हमारी बुआ है, तो हमारी बुआ ही है, और पवन है, हिमनद है और बहता हुआ जल है। तो बहता हुआ जल तक आप पढ़ चुके हैं। बहता हुआ जल यानी कि पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जब ये पहाड़ से नीचे गिरती हैं तो इनकी बहने की जो गति होती है बच्चों, वह काफ़ी तीव्र होती है। धीरे धीरे ये जब मैदानी भाग में आती हैं तो इनकी जो बहने की गति होती है बच्चों, वह धीमी हो जाती है। और जहाँ से इनकी गति धीमी हो जाती है तो ये अपने साथ जो पहाड़ों का मलबा रहता है वो इकट्ठा करके लाती है। और भी जब ये समुद्र के पास नज़दीक पहुँचती हैं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनकी गति एकदम धीमी पड़ जाती है और वहीं पे वो सारा मलबा ये इकट्ठा कर देती है, जो डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा का निर्माण बच्चों दो नदियाँ करती हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो और भी जो प्रायद्वीपीय भागों की नदियां हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये भी करती हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ने मिलकर किया है। तो बच्चों, ये बहते हुए जल के कारण ही डेल्टा की स्थिति उत्पन्न होती है, डेल्टा का निर्माण होता है। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे मृदा का निर्माण। तो वास्तव में जो मृदा है वह चट्टानों के टूटने फूटने के कारण बनती है। चट्टानों के टूटने और फूटने के कारण बनती है और मिट्टी यानी मृदा के निर्माण में चट्टानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिट्टी का निर्माण प्रथम चरण यहीं से आरंभ होता है। घर के लिए मुझे लग रहा है जैसे निकले वैसे मिट्टी का जो प्रथम चरण होता है बच्चों, उसका निर्माण जो है वह यहीं से आरंभ होता है। फिर से आप समझिए कि मृदा का जो निर्माण होता है बच्चों, नहीं बिट्टू का काम कर वह वास्तव में चट्टानों के टूटने फूटने के कारण होता है। और चट्टानों से ही चट्टानों मिट्टी के निर्माण में चट्टानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और यहीं से मिट्टी का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। तो जीवांश भी इसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जीवांश भी इसी मिट्टी में पाए जाते हैं और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता तथा इसके गुण किसी स्थान की जलवायु या स्थलाकृति पर निर्भर करती है। जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है और मिट्टी में जो उपजाऊपन है वह स्थलाकृति यानी स्थल और जलवायु पर निर्भर है। और मृदा किसी भी वनस्पति को उगाने के लिए आवश्यक है। किसी भी वनस्पतियों को उगाने के लिए मृदा अति आवश्यक है और इसमें अनेक कणों का मिश्रण होता है और इन्हीं कणों को हम दो भागों में बांटते हैं। मृदा के कणों को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक
कण। दूसरा अजैविक कण। बच्चों, जैविक का अर्थ होता है जीवों का अंश, यानी जिस मिट्टी में जीवों के अंश पाए जाते हैं वह जैविक कण। जीवों में, मृदा में जीवों तथा पेड़ पौधों के अवशेष मिलते हैं। मृदा में जीवों तथा पेड़ पौधों के अवशेष मिलते रहते हैं। समय समय पर जैविक पदार्थ जीवाणुओं की क्रिया के कारण भी गहरे रंग के होते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। और ये ह्यूमस जो है बच्चों, वह मृदा को उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस जो है वही मृदा को उपजाऊ बनाता है। रंगली और आर्द्र मृदा जो है वह अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और ये ह्यूमस जो है बच्चों, वह मरुस्थलीय स्थल यानी मरुस्थलीय मृदा में कम मात्रा में होती है और यह उपजाऊ नहीं होती। मरुस्थलीय जो भूमि की मृदा है वह उपजाऊ नहीं होती। और दूसरा अजैविक कण, तो इसमें अपक्षित जो है सेलों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अजैविक कण में अपक्षित जो शैलें हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं और बड़े आकार वालों को बजरी तथा छोटे आकार वालों को वायु कहते हैं। गाद और धूल के भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। गाद और धूल के भी जो छोटे छोटे जो कण हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण सैलों के प्रकार और उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु, वनस्पति तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करता है। मृदा का जो निर्माण है वह सैलों और उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु, स्थलाकृति तथा वनस्पति की ढाल पर ही निर्भर करता है। तो बच्चों, मृदा की भारत में मृदा के कई प्रकार हैं। तो भारत में जो मृदा है बच्चों, उसके मुख्य 4 प्रकार हैं। भारत में मृदा के 4 प्रकार हैं और जो मुख्य मृदा है वो 4 हैं। पहला काली मिट्टी, और दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा लैटराइट मिट्टी, और चौथा लाल मृदा। ये भारत में मृदा के 4 प्रकार, काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी, यानी ये भारत देश में 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जो काली मिट्टी जो है वह ज्वालामुखी के फटने और विस्फोट के कारण भी उत्पन्न होती है और ये गुजरात और अहमदाबाद में पाई जाती है और कपास के उत्पादन में यह लाभकारी है। कपास जो है बच्चों काली मिट्टी में ही उपजाऊ होता है, काली मिट्टी में ही पैदा होता है। और बच्चों, जलोढ़ मृदा, ये नदियों के बहाव के साथ ये मृदा लाई जाती है। जब नदियाँ पहाड़ से नीचे गिरती हैं तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती है
और ये मैदानी भागों में पाई जाती है। बच्चों, इस प्रकार की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, धान, गेहूँ, अन्य किस्म की। लैटराइट मृदा बच्चों, ये मृदा वर्षा वाले भाग में पाई जाती है। जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहीं पे लैटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। और इस मिट्टी में अम्लता भी पाई जाती है, क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण चट्टानों जो है वो चट्टानों के टूटने के कारण ये बनती है और इसी से यह खेती के लिए उपयुक्त पाई जाती है। पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र है, यानी तटीय इलाके जो है, वहाँ पे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लाल मृदा बच्चों, इसमें लोहे के कण अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग जो है बच्चों लाल होता है और यह मृदा बहुत उपजाऊ है। कृषि के विकास में इसका महत्वपूर्ण होता है। तो काली मिट्टी सैलों के टूटने, काली मिट्टी जो है मतलब ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है यह मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी ये नदियों द्वारा लाई गई मृदा है। लैटराइट मिट्टी ये अधिक वर्षा वाला स्थान में पाई जाती है। लाल मृदा यानी इसमें लोहे के कण अधिक पाए जाते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको चैप्टर आपका पढ़ाया जाएगा अगला पॉइंट